हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जितने बार भी जो भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं इलेक्ट होके, वो एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक पाकिस्तान में अपना 5 साल नहीं टिक पाए। द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली रूल्स पाकिस्तान। एक ये स्थिति आ गया है कि चारों ओर से घेर के पाकिस्तान को मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर से। टॉर्चर, मैसेकर्स, ये सब पाकिस्तान की मदद से हुआ, आईएसआई की मदद से ही ये जो हकानी लोग अभी राज कर रहे हैं वहां पे है। कि इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन खुद खड़ा कर दिया, सिर्फ एक नहीं, चारों ओर, हर जगह। 48 से 72 घंटे में 300 से ऊपर लोग मरे हैं। शायद इंटरनेशनल मीडिया अभी तक नहीं दिखा रहे, बट बहुत जल्दी दिखाना स्टार्ट करेगा कि बालूचिस्तान एंड सॉलिड पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है ये रोकने। मिलिट्री क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजनीति बाई ईयर शॉट पर। मैं हूं मनीष मासूम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। पड़ोस में जो कुछ होता है उसका सीधा असर हमारे पे, हमारे परिवार पे पड़ता है। पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान टुकड़े होने की कगार पे है और अगर पाकिस्तान जिस दिशा में जा रहा है वैसा हो गया तो हम पे क्या असर पड़ेगा, वहां की अस्थिरता भारत को कितना प्रभावित कर सकती है। मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पे बातचीत करने के लिए माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अभिजीत मजुमदार, जो कि ईयर शॉट के एडिटर इन चीफ हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि क्या पाकिस्तान बिखर रहा है? उसके कई हिस्से हो जाएंगे, जो कुछ हाल के दिनों में वहां पे हो रहा है। कुछ घंटों मतलब फर्ज करिए 2-3 दिनों में वहां पे 60 के करीब आतंकवादी हमले होते हैं। हाँ, लास्ट 48 टू 72 आवर्स में 60 के ऊपर हमले हो चुके हैं। उसके पहले भी होते रहे। पाकिस्तान का जो अस्थिरता है, जो ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से सिर्फ अभी तो जाके एक अलग ही रूप ले लिया है वो। लेकिन उसका जो पहले राजनीतिक रूप था, जब से इमरान खान का गवर्नमेंट जो है उसको वो गिरा या गिराया गया, और हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जितने बार भी जो भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं इलेक्ट होके, वो एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक पाकिस्तान में अपना 5 साल नहीं टिक पाए। किसी को मार दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को भगा दिया गया देश से, कोई ऐसे ही किसी को बोला गया कि आप घर में बैठ जाइए। तो ये यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यहाँ से मेरे मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट होता है पाकिस्तान का जो ये जो कंप्लीट जिसको कहते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंस्टेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होता है कि ये नाम का डेमोक्रेसी तो है, लेकिन असली जो राज है वो राज है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का और दहशतगर्दियों का, और जो टेररिस्ट, जो इस्लामिस्ट है, उन लोगों का। द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली रूल्स पाकिस्तान। बट अभी एक एक ये स्थिति आ गया है कि चारों ओर से घेर के पाकिस्तान को मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर से ही। ये पाकिस्तान, ये जो भारत को एक बहुत बड़ा दुश्मन, भारत उसका दुश्मन है, अमेरिका उसका दुश्मन है, इजराइल उसका दुश्मन है, सब सब कोई मुस्लिम कंट्री छोड़ के सब पूरा विश्व उसका दुश्मन है, जो भी डेमोक्रेसी है उसका दुश्मन है। ये सब अपना, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने एक जरूरी बात कही कि पहले जो अस्थिरता हमने देखी वो राजनीतिक अस्थिरता थी। अब वो राजनीतिक अस्थिरता थी या उसको वैसा दिखाया गया, इस पे हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं अब वो बड़े उलझे हुए रहते हैं। मौलाना का सड़क पे आना या फिर इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमने देखा, परवेज मुशर्रफ का बाहर रहना हमने देखा, फिर से नवाज शरीफ निर्वासन में रहे उसको भी हमने देखा। लेकिन फिलहाल एक आरोप पाकिस्तान में हमेशा से लगता रहा है, उनका अंदरूनी आरोप है कि पाकिस्तान का जो पंजाबी बहुल इलाका है ना, वो डोमिनेट करता है। ऐसे में आवाज बलूचिस्तान से उठनी शुरू हुई, खैबर पख्तूनवा से उठनी शुरू हुई,
सिंध से आवाज, कराची वाले इलाकों से आवाज गिलगिट उठनी शुरू हुई, बाल्टिस्तान से, पीओके से शुरू हुई। पीओजे के। तो ये एक तो इतना छोटा देश और उसमें भी छोटी-छोटी जगहों से छोटी-छोटी आवाजें, तो क्या ये हर तरफ से कुछ ऐसा बनता आपको दिख रहा है कि मतलब बहुत छोटे-छोटे टापू जैसे खड़े हो जाएँगे पाकिस्तान में? ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में और एक फ्लैश पॉइंट आ गया था जब पाकिस्तान हजारों लाखों में जो अफगान बसे थे उधर, खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान ओरिजिन के लोग थे, उन लोगों को सबको भगा दिया अफगानिस्तान। हुँ, हुँ। अब यही पाकिस्तान तालिबान को खड़ा किया था वहां पे। वो इन्हीं के मदद से तालिबान, और जितना उसका जो माने वायलेंट बारबैरिक जो टॉर्चर मैसेकर्स, ये सब पाकिस्तान की मदद से हुआ। आईएसआई की मदद से ही ये जो हकानी लोग अभी राज कर रहे हैं वहां पे है। लेकिन अभी इन यही अपना जो फ्रैंकेनस्टाइन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन खुद खड़ा कर दिया, सिर्फ एक नहीं, चारों ओर, हर जगह। तो अ, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हम इसी शक्ल में पाकिस्तान, देखें? हाँ, पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज डायरेक्टली हिटिंग, स्ट्राइकिंग एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो स्टार्ट किया, ये पूरा ऑलमोस्ट जो बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा का, एक लार्ज पार्ट ऑफ द बॉर्डर वहां पे और अभी भी बोल रहे हैं कि दखल किया हुआ है वहां पे। पेशावर से ऊपर के इलाकों में हाँ, सीधे मोर्चा ले रहे हैं वो, सीधे पाकिस्तानी आर्मी से मोर्चा ले रहे हैं। एकदम डूरंड लाइन का एक बड़ा हिस्सा उन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का बॉर्डर पे ही अभी कंट्रोल ठीक से नहीं रहा अपना। अभी 23 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 300 के ऊपर लोग लास्ट कुछ घंटों में मरे हैं। 48 से 72 घंटे में 300 से ऊपर लोग मरे हैं। उसमें से ज्यादातर उनका जो सोल्जर्स है, पाकिस्तान के आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, वो मरे हैं। उनको टारगेट किया गया है, एक के बाद एक उनको यू नो दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। ये जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक, पाकिस्तान उसको छुपाने की कोशिश किया, लेकिन ये तो इतना बड़ा न्यूज है कि नहीं छुप सकता है। फिर 2500 जो रिपोर्ट आ रहा है कि 2500 ऑलरेडी पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है आर्मी अपना, वो छोड़ के तो। और बहुत सारे जो अंदर माने जो पाकिस्तान में बैठे हैं या बलूचिस्तान में बैठे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि शायद इंटरनेशनल मीडिया अभी तक नहीं दिखा रहे, बट बहुत जल्दी दिखाना स्टार्ट करेगा कि बालूचिस्तान हैज फॉलन, बालूचिस्तान में कब्जा और पाकिस्तान का नहीं रहा। ऐसा भी जल्दी ये खबर भी आ सकता है। अब इतना, ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ये तो हमें पता नहीं। लेकिन इतना इंटेंसिव कंसर्टेड अटैक, ये हमने तो देखा नहीं है, और चारों ओर से। लेकिन अगर ऐसा है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो गया है तो बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आती है और जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, जैसा अभी क्वेटा से ताफ्तान जो आर्मी का काफिला जा रहा था उस पे अटैक हो गया, तो एक हद तक तो ये बात दिख रही है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कि वहां पे पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल जो है वो कमजोर हो गया है। खोया है कि नहीं खोया है, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अब एक और आने वाले कल के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानना चाहता हूँ। हमने कुछ बेसिस देखे, खासतौर पे मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में या फिर अफगानिस्तान में, जहां भी ऐसे हालात हुए हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हुए हैं, वहां पे दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें बैठी हैं, कंट्रोल के नाम पे जाती हैं कि सब कुछ ठीक कर देंगे, वहां पे उनका अच्छा बेस बनता है और बाद में उस देश का जो हश्र होता है वो किसी से छुपा नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान वैसा कुछ आपको दिख रहा है? हाँ, पाकिस्तान का तो मैंने अंदर से खोखला हो गया है। और पाकिस्तान का और एक बहुत खास चीज है कि एज यू नो टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी जब आप यूज करते हो,
और आपका इकोनॉमी कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका इकोनॉमी भी सिंक कर रहा है, क्रम्बल हो रहा है, फेल कर रहा है, टूट रहा है, तो उस समय क्या होता है कि आप तो सांप पाल लेते हो, उस उनको दूध पिलाते भी हो, लेकिन सांप के साथ आप तो माने रीजन नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे मत काटो, हमने तो आपको दूध पिलाया है। तो सांप को अगर दूसरा कोई दूध पिलाएगा जाके, तो वही सांप आपको काटेगा। हम्म। तो ये जो बेसिक जो एकदम चीज होता है, ये पाकिस्तान को शायद ये सोचा ही नहीं। ये जो स्ट्रेटेजिक चीजें होते हैं, जो मैच्योर डिप्लोमेसी या मैच्योर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, ये शायद in their hatred, in their entire emotional approach to negative emotional approach to politics and governance and diplomacy and their worldview, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही हुआ इससे धर्म आधारित मांग पे। धर्म आधारित विद्वेष, आई मीन बहुत ही इंटेंस हेट्रेड, विद्वेष आप कहना चाहते हाँ, हैं कि विद्वेष। उस विद्वेष, धर्म आधारित विद्वेष पे जिस देश की उत्पत्ति हुई, वहां पे उसका असल रूप अब हमारे सामने आ रहा है। कट्टरता है, कट्टरता का अंजाम क्या होता है ये हम देख रहे हैं। एक और देश इस पूरे बवाल के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी पाकिस्तान का पड़ोसी हो गया है किन्हीं कारणों से, और वो ग्वादर तक सीधा अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चाइना वालों को वापस जाना होगा, क्योंकि चाइना यहाँ पे कॉलोनी बनाने की फिराक में है। मतलब वो पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। इसमें चाइना को किस तरह से आप देखते हैं, कहाँ तक प्रभावित हो रहा है? पाकिस्तान तो एक समय तो पाकिस्तान का जो आईएसआई चीफ या मिलिट्री वो जनरल जो थे, वो कहते थे कि चाइना और हमारा दोस्ती जो है वो आसमान से भी ऊंचा और पर्वत से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा है। तो अगर है तो एक प्रश्न तो कर सब लोग कर रहे हैं अभी, करना भी चाहिए कि चीन क्यों इसमें पाकिस्तान को एटलीस्ट बालूचिस्तान में, जहाँ पे चीन का जो बॉर्डर प्रोजेक्ट है, जो बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चीन का उधर है। तो चीन क्यों नहीं पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है ये रोकने में? मिलिट्रीली क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? ये मिलिटेंट्स को फाइट करने में क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? क्योंकि चाइना बहुत सतर्क रहता है, चाइना बहुत ही अलर्ट, बहुत ही क्या कहते हैं, दे आर अ वेरी कॉशियस नेशन। सजग, हाँ, अपने लिए सजग। हाँ, अपने लिए, कि उन लोग ऐसे चीजों में वो नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, जो जिसका असर उनको बाद में जाके पता चले या फेस करना का पड़े। हसीन सपना चल रहा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना तो अभी तो वो तो समेटना पड़ेगा। हाँ, चाइना तो अभी चाह रहा है कि देयर आर रिपोर्ट्स व्हिच सेज दैट चाइना इज विथड्रॉइंग फ्रॉम दैट, चाइना वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट। चाइना का अभी चाइना वांट्स टू मेक ईरान इट्स न्यू पार्टनर इन द रीजन। हाँ, तो रास्ता दूसरा बनेगा। हाँ, रास्ता दूसरा बनेगा, या हाँ, चाइना, और वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप तो देख नहीं रहे हैं चाइना का। बिल्कुल उसमें किन्हीं और देशों को शामिल होना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल एशिया से ला सकता है, बहुत कुछ है, बट जहाँ पे जिस रीजन पे इतना खून खराबा है, इतना रोज का टेरर है, वहां पे चाइना अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो चाइना का ऑलरेडी बहुत सारे चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर हमला हो चुका है। हाँ, मर चुके हैं। चाइना पाकिस्तान को बुला के बता भी चुका है कि आप हमारा जो चाइनीज नेशनल्स है, उन लोगों का जीवन और उन लोगों का सुरक्षा, ये सब आप एकदम जल्दी से जल्दी आप उसको संभालिए और उसका ठीक ठाक हो तो वो देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो हम सब कुछ उठा के लेके चले जाएंगे आपके इधर से। तो चाइना चाइना भी बता दिया है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा है कि इतना डीएनए में घुस गया है। ये जो टेररिज्म और यूज ऑफ टेररिज्म इतना डीएनए में घुस गया है कि अभी तक शायद सीखा नहीं है पाकिस्तान। अभी भी वो उम्मीद करता है कि बहुत
घाव पहुंचाएगा भारत को कि देखो अभी पाकिस्तान के आईएसआई बांग्लादेश में जाके वहाँ जो इस्लामिस्ट है, वहाँ जो रेडिकल्स है, वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट है, उन लोगों को ट्रेन कर रहा है भारत के खिलाफ। ये भी बैकफायर होगा। अपने यहाँ संभल नहीं रहा है, आप एनर्जी अपने हाँ अपने इधर और चार टुकड़े होने का नौबत आ गया है अपना देश। और आप बांग्लादेश में अंबर खाना में सिलेट का, फिर ब्राह्मणबाड़िया में, फिर कॉक्सेस बाजार में आप जाके वो ट्रेनिंग कैंप आपके आईएसआई के खास लोग जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वहां जाके ट्रेनिंग कैंप करवा रहे हैं, वहां जाके सिखा रहे हैं कि कैसे मेघालय या नॉर्थ ईस्ट से घुसे, कि कहाँ से, या बंगाल से या असम से, कौन से फ्रंट से भारत में इन्फिल्ट्रेट करे या भारत में अटैक करे। तो ये जो है ये भी तो भारी पड़ेगा, और ये बांग्लादेश को भी भारी पड़ेगा। ये आज अभी के लिए बहुत लोगों को मजा आ सकता है बांग्लादेश को। उन्माद है ये, जिसको हाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्माद से तो गलत के साथ गलत होना कर्मा है, ये हाँ होता है। तो आप बता रहे हैं कि आप आतंकवादी सांप को दूध पिलाओगे, सांप काटेगा, वो फर्क नहीं जानेगा। इट इज अ वेरी हाँ, साइंटिफिक साइकिल। इट इज ये तो कर्मा तो हम लोग मानते हैं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। ये कॉज एंड इफेक्ट है डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब यहाँ से आगे जो जानना चाहता हूँ, जो सबसे जरूरी सवाल था, जिसको कि मैं आखिर में जानूंगा, क्योंकि हमने अब तक बीमारी को डायग्नोज किया, जाना कि कहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, लेकिन उस बीमारी से असर जो होगा वो भारत पे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में इतनी अस्थिरता, इतनी हलचल, और वो भी आतंकवादी गतिविधियां, कट्टरता, ये सारी चीजें। देखिए दो 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 टाइप का इसमें, दो बहुत क्लियर राय है। जो ट्रेडिशनली हम लोग सोचते आए हैं अपना फॉरेन पॉलिसी के तहत, जो सोच आया है हमारे पास कांग्रेस के जमाने से, या बिफोर मोदी एंड स्टफ, कि एक अनस्टेबल नेबरहुड मींस इंस्टेबिलिटी एंड डेंजर टू इंडिया। कोई प्रॉस्परस नेबरहुड होगा, पाकिस्तान शांति से रहेगा, इकोनॉमिक इसमें रहेगा, सब ठीक ठाक, आटा भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगा उन लोगों को, तो वो शांत रहेंगे और चुपचाप रहेंगे। इसका तो कोई मुझे फैक्चुअल बेसिस नहीं दिखता है नहीं नहीं, अब कि जिया के समय शायद पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा था। ठीक है। और तभी भी वो कोई कसर नहीं छोड़ा भारत पे वो करने का, हमला करने का, या भारत में आके लोगों को मारने का। मेरा कहना है कि जो माने, अगर कोई खराब है, आपका अगर शत्रु है, तो उसका तो नाश होना चाहिए। और अपने आप को मार रहा है तो हमें तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। अगर वो हो तो थोड़ा एक पॉपकॉर्न भी खरीद लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हमारे हेल्प के बिना ही अगर वो खुद को अगर खत्म कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये इंस्टेबिलिटी हमारे बॉर्डर पे आएगा तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर अपना इकोनॉमी मजबूत करना चाहिए, अपना डिफेंस मजबूत करना चाहिए, अपना इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करना चाहिए, अपना लॉज जो है मजबूत करना चाहिए। और बस बहुत ज्यादा इसमें अपना हाथ डालना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है कि वहाँ खलबली हो, बर्बादी हो, वो बुरा कर रहे हैं, उनके साथ बुरा हो, लेकिन एक चीज से तो सहमत होंगे कि अगर भूखे नंगे लोग होंगे तो खलबली में इधर उधर भागेंगे, तो कम से कम जो हमारी सीमा सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा तो बहुत मतलब एकदम सॉलिड होना चाहिए। कल को वहां पे भगदड़ की स्थिति हो, अराजकता हो, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो उनको तो रोकना पड़ेगा ना। We should have completely, even with friendly nations, we should have completely unfriendly borders. Even if in the best times with Bangladesh, Bangladesh's talent, intellectuals, artists, cultural
activists, entrepreneurs, industrialists, everybody is welcome with proper visas. But even a single person trying to cross the border should be shot or sent back forcibly. Similarly, with Pakistan, we should have, even with the friendliest nations, we should have a very unfriendly border. Borders are, ये तो सॉवरेंटी का सबसे बड़ा वो है बॉर्डर। आज खुद गवर्नमेंट मोदी सरकार ने 2016 में पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने बोला है कि 2 करोड़ से ऊपर इलीगल बांग्लादेशी यहाँ घुस के बैठे हैं। वैसा कुछ ना हो। हाँ, अगर 2 करोड़ के ऊपर सरकार बोल रही है तो आप मान लीजिए 3-4 करोड़ होंगे। तो रोहिंग्या पहले 40,000 का आंकड़ा हमें बताया गया था, अभी तो लाखों में होंगे। तो इसमें ये और एक मुद्दा है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि ये डिपोर्टेशन, ये बहुत अच्छा समय है जब ट्रम्प सबको पकड़ के बाहर भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। आप इलीगली आए हो तो आप गलत किए हो, दैट्स अ क्राइम, यू विल गो बैक। ये अच्छा है कि ये भारत को भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अलग मुद्दा होगा जिस पे हमें बात करनी होगी। इसको आप और संदर्भों से, रेफरेंसेस से हमें समझाइएगा। आज इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने जो किया है, उन कर्मों की सजा उसे मिल रही है। अब उससे कैसे निपटना है, ये उसका मामला है। कई दफे क्या होता है कि जहां बहुत कुछ खराब हो रहा होता है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं, बस हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी होगी और इसको समझने के लिए हमारे देश में बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी एक और बढ़िया मसले पे जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं।